फ्रांसीसी राजधानी में सामाजिक अशांति है। प्रदर्शनकारी इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे को ही अराजकता खत्म करने का तरीका मानते हैं। इमैनुअल मैक्रों और उनकी सरकार के लिए यह केवल उस लंबी लड़ाई की शुरुआत है कि सुधार की कीमत कौन चुकाएगा। फ्रांस ने 1 साल से भी कम समय में अपना तीसरा प्रधानमंत्री खो दिया है। फ्रांसीसी सरकार अभी अभी गिर गई क्योंकि वह दिवालिया हो रही है। राष्ट्रीय कर्ज आसमान छू रहा है और क्रेडिट एजेंसियां देश की रेटिंग घटा रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रांस ने कर्ज की सीमा को केवल नहीं छुआ बल्कि उस पर एक बाल्टी फेंक दी। यह संकट राष्ट्रपति मैक्रों के लिए गंभीर खतरा है और इससे अचानक चुनाव हो सकता है। इस बीच फ्रांस और यूरोपीय संघ के बीच तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। यह फ्रांस पर लापरवाह खर्च करने का आरोप लगा रहा है, जिससे यूरो मुद्रा और साझा यूरोपीय बाजार को नुकसान हो सकता है। तो सवाल उठता है, यह सब क्यों हो रहा है और इस संकट के क्या परिणाम होंगे? आइए फ्रांस की समस्या के मूल को समझने से शुरू करते हैं, यानी उसकी बढ़ती राष्ट्रीय कर्ज की समस्या से। फ्रांस की तुलना जर्मनी से करना उचित होगा, एक ऐसा देश जो वही मुद्रा इस्तेमाल करता है, वही व्यापार समूह में है और लगभग समान आर्थिक विकास स्तर रखता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चार्ट में देख सकते हैं, 2008 में फ्रांस और जर्मनी लगभग बराबर थे और यह जीडीपी के 70% से कम था। फिर जर्मनी ने स्प्रेडशीट्स चुना और फ्रांस ने क्रोइसा और माहौल चुना, यानी तब से दोनों देशों ने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। आज भी जर्मनी का कर्ज जीडीपी के मुकाबले 70% से कम है, जबकि फ्रांस का कर्ज अब जीडीपी के करीब 120% तक पहुंच गया है। यहाँ कुछ भी रहस्यमय नहीं हो रहा है। हर साल फ्रांसीसी सरकार अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च करती है, जिससे लगातार घाटा और बढ़ता कर्ज होता है। असल में आखिरी बार जब फ्रांस का बजट संतुलित था, वह 50 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। उन्हें इसे घाटा कहना बंद कर देना चाहिए और इसे जीवन शैली की पसंद कहना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन देखिए, एक बात तो साफ है, बिल हमेशा चुकाना ही पड़ता है। फ्रांस के लिए ये 335 ट्रिलियन यूरो का बिल है। अगर सटीक कहें तो लगभग $4 ट्रिलियन। और ये असल में कितना बुरा है, इसे समझने के लिए हमें बॉन्ड मार्केट को देखना होगा। यही जगह है जहां लोग फ्रांस जैसे देशों के सरकारी कर्ज की खरीद बिक्री करते हैं। बॉन्ड मार्केट में ब्याज दर हमें ये बताती है कि सरकार पर कितना भरोसा किया जा रहा है। आर्थिक रूप से स्थिर देश में निवेशक कम ब्याज दर पर भी बॉन्ड खरीद कर संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जब वे किसी जोखिम भरे देश में बॉन्ड खरीदते हैं तो वे मुआवजे के तौर पर ज्यादा ब्याज दर चाहते हैं। इसे रिस्क प्रीमियम कहा जाता है और यह साफ है कि फ्रांस का रिस्क प्रीमियम हर दिन बढ़ता जा रहा है। फ्रांस में 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर इस समय 35% है। जर्मनी में यह सिर्फ 27% है। सरकारी बॉन्ड के मामले में 80 बेसिस पॉइंट का अंतर बहुत बड़ा है। यह ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन जब आप $1 ट्रिलियन के कर्ज की बात करते हैं तो यह जल्दी ही बढ़ने और कंपाउंड होने लगता है। अब अगर तुलना करें तो फ्रांस के 10 साल के बॉन्ड ग्रीस के मुकाबले ज्यादा महंगे हैं, जो कि 34% पर हैं। ग्रीस कुख्यात है यूरोजोन में सबसे खतरनाक देश के रूप में पैसे उधार देने के लिए, क्योंकि कुछ साल पहले ही वहां बहुत बड़ा कर्ज संकट आया था। लेकिन अब निवेशक ग्रीस पर फ्रांस से ज्यादा भरोसा करते नजर आ रहे हैं। इसकी कीमत अब दिखने लगी है। इस साल फ्रांस केवल ब्याज के रूप में ही 66 अरब यूरो यानी लगभग 78 अरब अमेरिकी डॉलर चुकाने जा रहा है। यह जीडीपी का 2% से भी ज्यादा है, जो फ्रांस के शिक्षा बजट या उसके सैन्य बजट से भी बड़ा है। सच कहूं, इससे वे अमेरिका जैसे हो जाते हैं, फर्क बस उनकी ब्रेड बेहतर है। अगर कुछ नहीं बदला तो सिर्फ अगले 4 सालों में ही ये ब्याज भुगतान फ्रांसीसी सरकार का सबसे बड़ा खर्च बन जाएगा। बिल्कुल बिना अपवाद के बाहर वालों को साफ दिखता है कि फ्रांस को क्या करना चाहिए। उसे अपना बजट संतुलित करना चाहिए, खर्च कम करना चाहिए और टैक्स ज्यादा लेना चाहिए। मुझे यकीन है कि डेव रामसे इस पर गर्व करेंगे। लेकिन इसके बजाय वे तो बस गड्ढा और गहरा करते जा रहे हैं। 2024 में फ्रांसीसी सरकार का घाटा जीडीपी का 58% था और इस साल शायद यह 54% होने वाला है। इसे कुछ और सालों तक ऐसे ही जारी रखें तो राष्ट्रीय कर्ज उस स्तर तक पहुंच जाएगा
जहां फ्रांस उसे फिर कभी नीचे नहीं ला पाएगा। यह सच में एक डरावना परिदृश्य है। ब्याज भुगतान फ्रांसीसी सरकार को और अधिक कर्ज लेने के लिए मजबूर कर सकता है। किसी समय बॉन्ड बाजार का भरोसा खत्म होगा और ब्याज दर और बढ़ जाएगी। यह एक दुष्चक्र है जिसमें ज्यादा कर्ज और ऊंची ब्याज दरें देश को दिवालिया कर सकती हैं। सौभाग्य से इसे पूरी तरह रोका जा सकता है और फ्रांस अभी ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वापसी नामुमकिन हो, लेकिन वित्तीय विश्लेषक निश्चित रूप से इस स्थिति को गंभीरता से ले रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां फ्रांस की रेटिंग घटा रही हैं। फिच ने AA- से A+ कर दी है। सुनने में सकारात्मक लगे, पर बॉन्ड मार्केट में ऐसा नहीं है। इससे फ्रांस अपने समकक्ष देशों से कई स्तर नीचे आ गया। यह वित्तीय जगत को दिखाता है कि फ्रांस को पैसा उधार देना अब ज्यादा जोखिमपूर्ण है। बड़े पेंशन फंड और बीमा कंपनियां फ्रांस के बॉन्ड से बचना शुरू कर सकती हैं, क्योंकि वे सुरक्षा के कारण उच्च रेटिंग वाले देशों में निवेश करना पसंद करती हैं। और इसका मतलब है कि अगर फ्रांस के बॉन्ड्स की मांग कम हो जाती है तो यह ब्याज दर की स्थिति को और भी खराब कर देता है। अब मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग यह स्पष्ट सवाल पूछ रहे होंगे कि यह सब फ्रांस में ही क्यों हो रहा है। यह एक समृद्ध देश है जिसकी प्रति व्यक्ति GDP यूरोपीय संघ के औसत से अधिक है। देश को कर्ज में डुबोना तर्कसंगत नहीं, फिर भी वे यही कर रहे हैं। अब फ्रांसीसी सरकार 2008 की वित्तीय संकट, कोविड संकट या हालिया ऊर्जा संकट को दोष दे सकती है। न्याय की दृष्टि से ये सभी तर्क अच्छे हैं। इन वर्षों के दौरान बहुत सारा कर्ज वाकई में बना। 2009 में 74% घाटा और 2020 में 89% घाटा हुआ। अब कीन्सियन अर्थशास्त्र के अनुसार सरकारों को संकट के समय कर्ज लेना चाहिए, खासकर एक सुरक्षा कवच देने के लिए। लेकिन फ्रांस में इन संकटों से लिया गया कर्ज कभी वास्तव में खत्म नहीं हुआ। इसके बजाय कर्ज का GDP अनुपात लगातार बढ़ता गया। इसका कारण फ्रांस की अनोखी कल्याणकारी राज्य व्यवस्था है। सरकार गरीबों को आय, नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा देती है। यह कुछ हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसा है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक उदार है। मैं नहीं चाहता कि मैं वो इंसान बनूं जो कहे कि ये सब चीजें बुरी हैं। आखिरकार किसी न किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि पैसा कहीं न कहीं से आना है। फ्रांसीसी लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि यह उनकी खास सामाजिक संधि का हिस्सा है जो सरकार और जनता के बीच है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। फ्रांस में सरकारी खर्च GDP का लगभग 57% है। आप कह सकते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था के आधे से ज्यादा हिस्से को नियंत्रित करती है, जो पूंजीवाद से कम और वाइन बजट के साथ हल्के समाजवाद जैसा ज्यादा लगता है। इसकी तुलना अमेरिका से करें, जहां सरकारी खर्च GDP का 36% है और इसमें संघीय, राज्य और स्थानीय खर्च सभी शामिल हैं। फ्रांसीसी सरकार को यह सब वहन करने के लिए काफी पैसा जुटाना पड़ता है, जिसका बोझ मुख्यतः कामगारों पर पड़ता है। श्रम लागत का 47% हिस्सा सरकार के पास जाता है, जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए व्यक्तिगत आयकर और सामाजिक योगदान के रूप में होता है। फ्रांसीसी लोग मूलतः सोमवार, मंगलवार और बुधवार सुबह सरकार के लिए काम करते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी नौकरी बहुत ज्यादा वेतन वाली है तो आपको उससे भी कहीं ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। करों व योगदानों के कारण आपकी आय का अधिकांश हिस्सा चला जाता है। खपत पर भी 20% का वैल्यू एडेड टैक्स है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। कंपनियों को फ्रांस में कमाई पर 25% टैक्स देना होता है और बड़ी कंपनियों को 33% अतिरिक्त सामाजिक योगदान भी देना पड़ता है। अब जाहिर है ये सब बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ये टैक्स सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों को फंड करने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं है और यही वजह है कि देश कर्ज में जा रहा है। इसमें से ज्यादातर फ्रांस की पेंशन व्यवस्था पर निर्भर करता है, जो बेहद महंगी है। सार्वजनिक खर्च का 1/4 हिस्सा सिर्फ पेंशन पर जाता है, लगभग 420 अरब यूरो या GDP का 14%। यह फ्रांस द्वारा शिक्षा, रक्षा, सार्वजनिक परिवहन, अनुसंधान, न्याय और बुनियादी ढांचे पर किए गए कुल खर्च से भी अधिक है। इन सबके ऊपर इसकी लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। फ्रांस ने हाल ही में जो 1 ट्रिलियन यूरो कर्ज लिया है, उसमें से 50% पेंशनों में चला गया।
अब बैलेंस शीट में फ्रांसीसी सरकार इसे जितना हो सके छुपाने की कोशिश करती है। उदाहरण के लिए शिक्षा पर होने वाले खर्च का एक हिस्सा वास्तव में रिटायर हो चुके शिक्षकों यानी पेंशनों में जा रहा है। यही बात रक्षा खर्च पर भी लागू होती है, जहां छठा हिस्सा रिटायर हो चुके सैनिकों यानी पेंशनों में जा रहा है। अब अगर आपको नेटो के 5% खर्च लक्ष्य को हासिल करना है तो यह एक बहुत ही उपयोगी अकाउंटिंग ट्रिक है, लेकिन ये रूस के खिलाफ काम नहीं आएगा। जब तक कि जाहिर है 10,000 रिटायर्ड सैनिकों का खतरा कोई नई सैन्य रोकथाम न हो। एक बात तो साफ है, फ्रांस की पेंशन व्यवस्था बुनियादी रूप से टूटी हुई है। यह इसकी शुरुआत से ही चली आ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने कई अन्य देशों की तरह राज्य द्वारा संचालित पे एज यू गो पेंशन प्रणाली बनाने का फैसला किया। इसका मतलब है जो लोग काम कर रहे हैं वे रिटायर हुए लोगों के लिए भुगतान करते हैं। 1960 में यह कोई समस्या नहीं थी। हर 100 कामकाजी उम्र के लोगों को केवल 18 रिटायर लोगों का समर्थन करना पड़ता था, लेकिन अब फ्रांस में हर 100 कामकाजी उम्र के लोगों को 36 रिटायर लोगों का समर्थन करना पड़ता है। इसके इतने ज्यादा बिगड़ जाने के कारण हैं फ्रांस में घटती जन्म दर और बढ़ती उम्र की आबादी। लेकिन बात यह है कि फ्रांस की जनसांख्यिकीय समस्याएं जर्मनी या इटली जैसे दूसरे विकसित देशों की तुलना में इतनी बुरी भी नहीं हैं। फिर भी फ्रांस में पेंशन पर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया, यहाँ तक कि इन दूसरे देशों से भी ज्यादा। ऐसा फ्रांसीसी पेंशन सिस्टम में एक अनोखी वजह से है। ये वाकई बहुत बहुत उदार है। अनिवार्य सरकारी पेंशन के जरिए रिटायर होने वाले लोग अपनी सबसे ज्यादा कमाई वाले 25 सालों की आमदनी का 50% तक पा सकते हैं। इसे महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाता है। अभी रिटायर होने वालों को अधिकतम 47,000 यूरो सालाना या करीब 56,000 यूरो मिलते हैं। यह देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी से ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा लोगों को अनिवार्य व्यावसायिक पेंशन भी मिलती है, जिससे उनकी आय उनके करियर के दौरान मिलने वाली आय के 70 से 80% तक पहुंच सकती है। यह राज्य से नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत खाते से आता है। फिर भी यह अच्छा अतिरिक्त लाभ है। इसके अलावा कई सेवानिवृत्त लोगों के पास साइट पर एक व्यक्तिगत पेंशन योजना भी होती है। अगर आप यह सब जोड़ लें तो अब फ्रांसीसी सेवानिवृत्त लोगों की सापेक्ष आय कामकाजी उम्र के वयस्कों से अधिक है। फ्रांस में सेवानिवृत्ति बाहर निकलना नहीं बल्कि उन्नयन है। यह दुनिया का एकमात्र देश है जहां ऐसा है, और यह बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहा है। कामकाजी उम्र के वयस्कों को घर खरीदने या परिवार शुरू करने के लिए आय चाहिए। अब 20 सालों में कामकाजी उम्र के लोगों की 88% मजदूरी सिर्फ पेंशन धारकों को जाती है। फ्रांस में कामकाजी उम्र के वयस्क जीवन यापन की लागत के संकट से जूझ रहे हैं। एक बात जो समझ नहीं आती वो ये है कि फ्रांसीसी लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं, और मुझे पता है ये विवादास्पद विषय है। हमें ये तय नहीं करना चाहिए कि लोग कब रिटायर हों, लेकिन जल्दी रिटायरमेंट से सरकार पर ज्यादा भुगतान का बोझ पड़ता है। फ्रांस में लोग अन्य देशों से जल्दी रिटायर होते हैं। 1980 के दशक में फ्रांस के राष्ट्रपति ने रिटायरमेंट की उम्र 65 से घटाकर 60 कर दी थी। इसके बाद यह उम्र बढ़ाकर 62 कर दी गई और फिर बाद में 64 कर दी गई। कुछ साल पहले पेरिस में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिन्हें हमने अपने चैनल पर कवर किया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार 64 साल उम्र कम है। जर्मनी में रिटायरमेंट उम्र 65 है, जिसे वे 67 तक बढ़ा रहे हैं। यहाँ अमेरिका में भी वे इसे 67 तक बढ़ा रहे हैं। इसका कारण काफी सीधा है। लोग अब ज्यादा समय तक जीते हैं और लंबी रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। स्पष्ट है फ्रांस के पास इसके लिए पैसा नहीं है। 83 साल की औसत आयु के साथ लोगों को 19 साल की रिटायरमेंट मिलती है, जो बहुत महंगी पड़ जाती है। लेकिन रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना या रिटायर्ड लोगों के लिए कोई भी लाभ काटना राजनीतिक रूप से नामुमकिन है। असल में हर किसी को जल्दी रिटायर होकर एक आरामदायक सरकारी पेंशन योजना का विचार पसंद आता है। अधिकांश लोग, खासकर बूमर पीढ़ी, पेंशन सिस्टम को जस का तस बनाए रखने के लिए वोट देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग पेंशन सिस्टम के लिए और भी ज्यादा टैक्स रेट या सामाजिक योगदान देकर भुगतान नहीं करना चाहते। यह वित्तीय रूप से वैसा ही है जैसे मैं एप्स भी चाहता हूं और केक भी खाना चाहता हूं। यह सरकार के पास केवल एक ही विकल्प छोड़ता है, और वह है सरकारी कर्ज। आगे चलकर इससे ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं।
फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री मिशेल रोकार्ड ने कहा था कि पेंशन की समस्या कई सरकारों को गिरा सकती है। वह बिल्कुल सही थे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ठीक यही हो रहा है। आइए राजनीतिक संकट पर चर्चा करें। राष्ट्रीय कर्ज और पेंशन प्रणाली की समस्याएं मैक्रो के लिए एक बड़ा संकट बन गई। इसे समझने के लिए पहले जानना होगा कि फ्रांस की राजनीति कैसे काम करती है, क्योंकि यह अन्य देशों से अलग है। फ्रांस में एक बहुदलीय प्रणाली है, जिसमें बाएं, दाएं और केंद्र में कई राजनीतिक दल हैं। सबसे शक्तिशाली विधायी निकाय 577 सदस्यीय नेशनल असेंबली है, जिसे 577 जिलों से चुना जाता है। आप इसे अमेरिकी कांग्रेस जैसा समझ सकते हैं। कानून पास करने के लिए सरकार को इस असेंबली में कम से कम 287 सीटों की जरूरत होती है। सरकार के अधिकारी, जिनमें प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो राज्य के प्रमुख हैं। इस राष्ट्रपति को एक अलग राष्ट्रव्यापी चुनाव में चुना जाता है। आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति नीति निर्माण में सीधे शामिल नहीं होते, लेकिन व्यवहार में वे फ्रांसीसी राजनीति के केंद्र में रहते हैं और प्रधानमंत्रियों पर हावी होते हैं। 2017 से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों हैं। वह रेनेसां पार्टी के सदस्य हैं, जो कि सेंट्रिस्ट एंसाम्बल गठबंधन की प्रमुख पार्टी है। शुरुआत में वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन 2022 में उनकी स्थिति कमजोर हो गई। उन्होंने अपना दूसरा राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया, लेकिन विधायी चुनाव के दौरान उनके गठबंधन ने 100 से अधिक सीटें गंवा दी। इसका मतलब था कि मैक्रों अपने दम पर कानून पारित नहीं कर सकते थे और उन्हें अन्य पार्टियों के साथ समझौता करना पड़ा। 2024 में राष्ट्रपति मैक्रों का डरावना सपना सच हो गया। उस साल यूरोपीय संसद चुनावों के दौरान, जहां फ्रांस अपने प्रतिनिधि यूरोपीय संघ के लिए चुन सकता था, दक्षिणपंथी नेशनल रैली ने जबरदस्त जीत हासिल की और मैक्रों के गठबंधन से 2 गुने से भी ज्यादा वोट मिले। इसी समय मैक्रों की लोकप्रियता काफी गिरी और सर्वेक्षणों में अलग अलग आंकड़े दिखे। 2024 में करीब 60-70% फ्रांसीसी लोगों ने राष्ट्रपति को नापसंद किया। फिर मैक्रों ने एक बहुत ही अप्रत्याशित कदम उठाया। यूरोपीय चुनाव परिणाम सुनने के कुछ घंटों बाद उन्होंने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, जिससे अचानक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। शायद उन्होंने सोचा कि वे एंटी नेशनल रैली की भावना से फायदा उठा सकते हैं। आखिर में अचानक चुनाव ने उनकी राष्ट्रपति पद की स्थिति और खराब कर दी। उनके गठबंधन ने और 86 सीटें खो दी। अब वे 577 में से सिर्फ 159 सीटों पर रह गए। न्यू पॉपुलर फ्रंट अलायंस 180 सीटों के साथ सबसे बड़ा गठबंधन बना। नेशनल रैली ने सबसे ज्यादा 142 सीटें जीती। इन नतीजों ने एक असंभव स्थिति पैदा कर दी। न तो वामपंथ, न केंद्र और न ही दक्षिणपंथ के पास बहुमत के लिए पर्याप्त सीटें थीं, लेकिन कोई भी एक साथ काम करना नहीं चाहता था। मैक्रों ने बाद में माना कि समय से पहले कराए गए चुनावों ने फ्रांस की जनता के लिए समाधान लाने के बजाय नेशनल असेंबली में और अधिक विभाजन पैदा कर दिया। चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री अटल ने इस्तीफा दिया। मैक्रों ने सरकार के लिए नए प्रधानमंत्री बर्नियर को नियुक्त किया, लेकिन वह कुछ महीनों तक ही टिके। उनका सबसे कठिन काम साल के अंत में 2025 का बजट डेडलाइन से पहले पास कराना था। राष्ट्रीय कर्ज नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था और सरकार घाटा 60 अरब यूरो लगभग 70 अरब डॉलर से कम करना चाहती थी। लेकिन वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ने योजना का समर्थन नहीं किया। दिसंबर 2024 में नेशनल असेंबली में 1962 के बाद पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। बर्नियर को बिना बजट के ही इस्तीफा देना पड़ा। गिरावट के बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री ब्रेउफ को नियुक्त किया। इस असंभव काम के लिए किसी भी बजट को पास कराने के लिए नई सरकार ने फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 493 का इस्तेमाल किया। यह अनुच्छेद सरकार को नेशनल असेंबली को दरकिनार कर निर्णय थोपने देता है, जिससे फरवरी में बजट पास हुआ। इस बजट में 30 अरब यूरो की कटौती और 20 अरब यूरो की टैक्स बढ़ोतरी थी। यह ज्यादा नहीं था, क्योंकि इससे घाटा केवल 58% से घटकर 54% जीडीपी तक ही आ सका। लेकिन जैसा कि राजनीति में होता है, विपक्ष खुश नहीं था जब ब्रेल ने 2026 का बजट 44 अरब यूरो की कटौती के साथ पास करने की कोशिश की। उन्हें एक और अविश्वास मत में बाहर कर दिया गया। अब ब्रेल को पता था
कि वोटिंग से पहले ही उन्हें बाहर कर देंगे। वह 1958 के बाद से सबसे कम अनुमोदन वाले प्रधानमंत्री थे। उनकी अनुमोदन रेटिंग एयरलाइन, खाने और माइस्पेस के राजनीतिक भविष्य जैसी थी। यह बस दिखाता है कि फ्रांस में सख्ती के उपाय कितने अलोकप्रिय हैं। लेकिन ब्रेयू ने एक आखिरी भाषण दिया जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया, जिसमें कुछ बहुत तीखे शब्द थे। उन्होंने बेबी बूमर पीढ़ी को कर्ज की चिंता न करने के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, हमने पीढ़ियों के बीच विश्वास के बंधन को तोड़ दिया है, जो सामाजिक अनुबंध की बुनियाद है। युवाओं को लगता है कि वे बलिदान की गई पीढ़ी हैं जो दास्तां में फंसी है, जिससे उन्हें मुक्त होना चाहिए। सच्ची जागरूकता का मतलब यह भी है कि बुजुर्ग पीढ़ी को एकजुट होकर उस कर्ज के बोझ को कम करना चाहिए, जिसे युवाओं को एक दिन चुकाना पड़ेगा। पतझड़ के बाद मैक्रों ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में 7वें प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं। मैक्रों ने कहा है कि वह 2027 में अपने कार्यकाल के अंत तक राष्ट्रपति पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति की राजनीतिक हालत खराब है, क्योंकि उनकी सेंट्रिस्ट गठबंधन ने काफी समर्थन खोया है। जनमत सर्वेक्षणों में दक्षिणपंथी नेशनल रैली 33% और वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट 25% पर है। मैक्रों का गठबंधन सिर्फ 15% पर है और रिपब्लिकन 11% पर हैं। नेशनल रैली के पास अब सहयोग करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है और वह जल्द से जल्द एक नया त्वरित चुनाव चाहती है। अपनी बढ़त को मजबूत करने के लिए वामपंथी भी संभावित लाभ पर नजर गड़ाए हुए हैं। यहां तक कि जब मैक्रों त्वरित चुनाव के लिए नहीं जाते, तब भी यह संकट उनकी प्रतिष्ठा को और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। लोग विकल्प खोजते हैं जिससे वामपंथ और दक्षिणपंथ को ज्यादा समर्थन मिलता है। लेकिन यहां तक कि जब फ्रांस में वामपंथी या दक्षिणपंथी सत्ता में आते हैं, तब भी घाटे की समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तव में कोई भी बुनियादी समस्याओं को हल करना नहीं चाहता, वे बस सत्ता चाहते हैं। पिछले साल चुनाव से पहले नए पॉपुलर फ्रंट ने आर्थिक योजनाएं पेश की थीं। वे सरकारी खर्च बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें कर्मचारियों का अधिक वेतन, आवास सब्सिडी और स्वास्थ्य व शिक्षा पर ज्यादा खर्च शामिल है। वे सेवानिवृत्ति की आयु को भी घटाकर 2010 से पहले के स्तर यानी 60 वर्ष करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को वित्त पोषित करने के लिए, जिसकी लागत काफी अधिक होने वाली है, वे अमीरों पर संपत्ति कर लगाकर और बड़ी कंपनियों से पैसा लेकर टैक्स लगाना चाहते हैं। 2026 तक वे 150 अरब यूरो इसी तरह जुटाना चाहते हैं। एक फ्रांसीसी समाजवादी के अनुसार वे उन्हीं से पैसा लेना चाहते हैं जिनके पास साधन हैं। वे इसका अधिकांश हिस्सा खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य घाटा कम करना नहीं है। इस आर्थिक कार्यक्रम ने आक्रोश पैदा किया। आलोचक इसे भ्रम बता रहे हैं। IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि इससे उद्यमी अपना सामान पैक करके देश छोड़ देंगे। यह समझ में आता है कि इतने लोग कट्टरपंथी समाजवादी आर्थिक योजना का समर्थन क्यों करते हैं। फ्रांस में धन असमानता बढ़ रही है, जहां बुजुर्गों के पास बहुत सारा पूंजी जमा हो रही है। नौकरियां अब 60 साल पहले जैसा वेतन नहीं देती, जिससे विरासत में मिली संपत्ति का महत्व बढ़ गया है। फ्रांस में कुल संपत्ति का 60% पहले ही विरासत में मिल चुका है और यह तेजी से बढ़ रहा है। 2040 तक 9 ट्रिलियन यूरो या 10 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा बच्चों को विरासत के रूप में मिलेंगे और विरासत GDP के 20% तक पहुंच जाएगी। जब आपके माता पिता अमीर होते हैं तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपकी विरासत इतनी बड़ी नहीं होती तो आपके सामने बड़ी समस्या होती है, खासतौर पर जब आप पर ज्यादा टैक्स लगे। हालांकि सब संपत्ति कर का समर्थन नहीं करते। दूसरे सत्ता के दावेदार नेशनल रैली को भी बहुत समर्थन मिल रहा है। एक नेशनल रैली विधायक ने इसका वादा भी किया, हम घाटे को नियंत्रण से बाहर नहीं होने देंगे, कोई छूट नहीं लेंगे और 50 वर्षों से चली आ रही घाटे की परंपरा तोड़ेंगे। हालांकि जब आप उनके द्वारा पेश किए जा रहे समाधान को देखते हैं तो यह स्पष्ट नहीं है कि वे इसे कैसे पूरा करेंगे। उनके प्रस्तावों में टैक्स छूट खत्म करना और सरकारी लाल फीताशाही हटाना शामिल है। वे प्रवासियों की कल्याण योजनाओं में कटौती और महंगे शरणार्थी आश्रयों की पहुंच सीमित करना चाहते हैं, जो जनता में लोकप्रिय है। एक और क्षेत्र जिसमें वे कटौती करना चाहते हैं वह है जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली नीतियों पर खर्च। वे यूरोपीय संघ में अपने योगदान पर छूट भी पाना चाहते हैं। लेकिन ये वे चीजें नहीं हैं जहां सरकार का ज्यादातर पैसा वास्तव में जाता है। वह तो बुजुर्गों की पेंशन होती है।
इस मामले में नेशनल रैली कभी भी समझौता नहीं करेगी, कम से कम कुछ समय तक। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट उम्र 64 से घटाकर 60 की जाए, पर अब यह सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने 40 साल काम किया। स्पष्ट है कि कोई बड़ी पार्टी पेंशन खर्च कम नहीं करना चाहती और ऐसा करने वालों को चुनावों में हार मिलती है। इस कहानी की एक परत है जिस पर हमने अब तक बात नहीं की, और वह है फ्रांस का यूरोपीय संघ के साथ संबंध, जो तेजी से बिगड़ता जा रहा है। देखिए, फ्रांस में जो भी कर्ज बनाया जाता है वह यूरो में होता है, जो 20 अलग अलग देशों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है। फ्रांस 26 देशों के साथ यूरोपीय एकल बाजार में शामिल है। क्योंकि वे सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, यूरोपीय संघ ने मुद्रा और बाजार की सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए हैं। मास्ट्रिक्ट नामक संधि में उन्होंने तय किया कि अधिकतम घाटा जीडीपी का 3% हो सकता है और अधिकतम राष्ट्रीय ऋण जीडीपी का 60% हो सकता है। अब इन नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं क्योंकि आर्थिक संकट के दौरान देशों को 3% से अधिक घाटा रखने की अनुमति है। जब देश 60% ऋण से जीडीपी नियम पार करते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय ऋण धीरे धीरे घटाना होता है। लेकिन जहां कई देशों ने इन नियमों का पालन किया, जैसे जर्मनी और नीदरलैंड्स, वहीं कुछ देशों ने इन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इससे एक बार यूरोजोन आर्थिक संकट पैदा हो गया था, जहां कई सदस्य देशों का ऋण नियंत्रण से बाहर हो गया था। उन्हें पतन से बचने के लिए दूसरों से मदद लेनी पड़ी। इससे यूरोपीय संघ की परियोजना लगभग टूट ही गई थी, क्योंकि जिन देशों की वित्तीय स्थिति अच्छी थी वे असफल देशों को बचाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए यूरोपीय संघ ने अपनी निगरानी को बेहतर किया और अत्यधिक घाटा प्रक्रिया शुरू की, जिसमें 3% नियम की अनदेखी करने वाले देशों के खिलाफ संभावित दंड का प्रावधान किया गया। आज फिर देश इस नियम की अनदेखी कर रहे हैं। फ्रांस इसका बड़ा उदाहरण है। यह देश भारी घाटे में खर्च कर रहा है, जो यूरोपीय संघ के मानकों से कहीं अधिक है। इसी वजह से यूरोपीय संघ ने हाल ही में फ्रांस के खिलाफ यह अत्यधिक घाटा प्रक्रिया शुरू की है, यह कहते हुए कि फ्रांस का कर्ज मध्यम अवधि में उच्च जोखिम पैदा करता है। सैद्धांतिक रूप से अब यूरोपीय संघ फ्रांस से अन्य देशों को जुर्माना देने की मांग कर सकता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और राजनीतिक परिणामों के कारण शायद कभी नहीं होगा। यह वास्तविक खतरा है कि फ्रांस यूके का अनुसरण करे और तथाकथित फ्रेक्सिट में संघ छोड़ दे, क्योंकि देशों को दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जाना वास्तव में पसंद नहीं है। लेकिन यूरोपीय संघ चुप नहीं रह सकता। फ्रांस यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर वह नियम नहीं मानेगा तो कोई और भी नहीं मानेगा। इटली का कर्ज जीडीपी अनुपात 135% है और यूरोपीय संघ इसे घटाने को कह रहा है। अगर फ्रांस नहीं करेगा तो इटली भी नहीं करेगा। यह पोलैंड पर भी लागू होता है, जिसने यूरोपीय संघ की घाटा प्रक्रिया ट्रिगर की और 2023 में उसका घाटा जीडीपी का 66% था। वे भी धीमा नहीं होना चाहते। उनका तर्क है कि उनका घाटा खर्च आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है और वे इसे बिना दीर्घकालिक कर्ज की समस्या के वहन कर सकते हैं। फिर भी अत्यधिक खर्च आगे चलकर बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है, खासकर जब फ्रांस किसी वित्तीय संकट में फंस जाए। यूरोपीय संघ कभी भी फ्रांस को दिवालिया होने नहीं दे सकता, क्योंकि इससे यूरोपीय बाजार और यूरो मुद्रा का पतन हो जाएगा। लेकिन जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और अन्य देशों में जनमत फ्रांस और सामान्य रूप से यूरोपीय संघ के खिलाफ हो सकता है। आखिरकार जब दूसरे बार बार समस्याएं पैदा करते हैं तो साझा मुद्रा और साझा बाजार रखने का क्या फायदा? फ्रांस का कर्ज संकट फ्रांस और यूरोप दोनों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कोई गिरावट नहीं है, लेकिन समस्याएं नहीं सुलझी तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। एक बाहरी के लिए यह थोड़ा अजीब लग सकता है। आखिरकार क्या लोग यह नहीं देख सकते कि उनकी सरकार दिवालिया हो रही है? और क्या लोग यह स्वीकार नहीं कर सकते कि सरकार को कटौती करनी पड़ेगी, खासकर पेंशनों पर? अब ये सवाल वाजिब लगते हैं, लेकिन बात यह है कि यही समस्या पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका में पिछले साल घाटा जीडीपी का 64% था, जो फ्रांस से भी अधिक है। और अमेरिका का कर्ज से जीडीपी अनुपात भी फ्रांस से ज्यादा है, 119% पर। इसका कारण सीधा है। यह दोनों पार्टियों द्वारा बार बार पास किए जा रहे भारी खर्च वाले बिल की वजह से है। दक्षिणी यूरोप में भी यही समस्या है।
वे भी इससे जूझ रहे हैं। जापान जैसे एशियाई देशों में भी घाटा और कर्ज की समस्याएं हैं, तो यह सच में सार्वभौमिक है। और कभी कभी यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम यह सारा कर्ज किसके पास चुकाना है। चलिए थॉमस स्वेल के मशहूर उद्धरण के साथ समाप्त करते हैं, जो इसे अच्छी तरह समझाता है। अर्थशास्त्र का पहला सबक है कमी। जो लोग किसी चीज को चाहते हैं उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होता। लेकिन राजनीति का पहला सबक है अर्थशास्त्र को नजरअंदाज करना, और दूसरा सबक है पिछले आदमी को दोष देना।